तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। यहां दो तरह के अपवर्तनांक पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका एक नाम और है बच्चों आपेक्षिक अपवर्तनांक। दोनों में कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दो तरह के पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक हिंदी में। तो पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने अब ऑन की है। देखो कुछ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले तो माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ये डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है देखो, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता है, जितना ज्यादा डेंसर है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ब्लैक होल देखो बच्चों, ब्लैक होल एक अलग स्टोरी है। ब्लैक होल बहुत बड़े जो स्टार्स होते हैं ना, सन से भी कई गुना बड़े स्टार्स होते हैं, जो सन से भी कई गुना बड़े। सन उनके सामने अगर एक डॉट है, एक डॉट ये सन है, और वो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, सन से कई टाइम्स बड़े स्टार, मैनी टाइम्स लार्जर स्टार्स की बात करते हैं। ये स्टार्स बनते हैं ब्लैक होल जब ये खत्म हो जाते हैं ये स्टार्स। हमारा सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारा सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, कार्बन पे आके खत्म हो जाएगा, कार्बन बन जाएगा लास्ट में, खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल्स बहुत बड़े जो स्टार्स होते हैं वो ब्लैक होल्स बनते हैं, और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है बच्चों, इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी अगर यहां चली जाए तो वापस आ नहीं सकती, इसलिए हमको वो ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी तक तो यही जानते हैं इनके बारे में हम, कि ब्लैक होल्स वो बनते हैं, वो स्टार्स बनते हैं बच्चों जो सूरज से कई गुना बड़े हैं। उसको आप यहां मत लाओ, उसका ब्लैक होल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी अगर वहां चली जाए ना बच्चों तो वापस नहीं आ सकती, समझ रहे हो? तो इतना जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब एक चीज और समझने वाली है, अरे यार ग्रेविटेशनल फोर्स तो, हाँ बोलो बच्चों बोलो। अब सोचने वाली बात है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास पे लगती है, लाइट तो एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो बच्चों एक बात बता दूं आप लोगों को, इस दुनिया में मैंने शुरू में बात बताई थी कि ड्यूल नेचर, हर चीज ड्यूल नेचर रखती है। वेव्स के पास भी पार्टिकल नेचर्स हैं, ठीक है? तो अब तक यही जानते हैं इनके बारे में, वेव्स के पास भी पार्टिकल नेचर है। अब देखो, अब देखो हर चीज ड्यूल नेचर रखती है, वेव्स के पास पार्टिकल नेचर है और हमारे पास वेव नेचर भी है। हम पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, हमारे पास भी वेव नेचर है। चलो उस चीज को छोड़ते हैं, ब्लैक होल से कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, अभी हम समझते हैं बात को। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वो कुछ कुछ डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा बच्चों, वो मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ऐसे ही जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल क्या है बच्चों? एक है एन, सेकंड है म्यू। ये दो सिंबल हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, उसका घनत्व भी उतना ज्यादा होगा, वो मीडियम उतना ज्यादा डेंस होगा। अब देखो बच्चों जो मीडियम जितना, और हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ऐसे मीडियम्स की बात नहीं कर रहे
जिनमें से लाइट ट्रेवल ना कर सके। हम सिर्फ उन्हीं मीडियम्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट उन मीडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, जो मीडियम्स जिनमें लाइट पास हो सकती है, जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के लिए ही बात करते हैं। जिनमें लाइट ट्रेवल ही नहीं करती, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, ना जरूरी, ना ही हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट कर रखे हैं। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के लिए ही निकाला जाता है। लाइट के लिए बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सुनो, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा। जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा किसी मीडियम की, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होगी बच्चों, उस मीडियम में। ऐसे ही जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम के अंदर बच्चों लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। मतलब व्युत्क्रम संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। अभी हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बात ही नहीं की है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं कुछ कुछ फील करवा रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सुनो, इस बात को सुनोगे आप गौर से। अब सुनो, अब सुनो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो बच्चों। अब सुनो, ओके सर, अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारा एक तरीका है। हम किसी भी चीज की मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग का काम करते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो 11th क्लास में, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो सेकंड चैप्टर था एनसीईआरटी के अंदर, तो वहां आपने देखा कि हम लोग कंपेयर करते हैं। हम चीजों को, हम लोग जो मात्रक या जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, उसको किसी ना किसी चीज से कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है, ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, ना ही कोई इसकी यूनिट होती है। ये है क्या? देखो भाई, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा जो होती है ना, वो वैक्यूम में होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में जो लाइट की स्पीड है बच्चों, सबसे ज्यादा होती है, और उसको हम डिनोट करते हैं सी से। किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड को सी से डिनोट नहीं करते, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी किसी भी मीडियम की रिस्पेक्ट में, एनी मीडियम। ये एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जो लाइट की स्पीड को कंपेयर करता है। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जो कि लाइट की स्पीड को कंपेयर करता है किसी मीडियम में वैक्यूम के साथ। समझना बात, हम लोगों को क्या है, हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं तो उसको उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं, और उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे कि केजी, 1 kg, आपको पता होगा कि हमने बात की थी कि भाई फ्रांस में, पेरिस में एक कोई ब्यूरो रिसर्च सेंटर के अंदर एक प्लेटिनम, दो तरह की धातु थी यार, दो तरह की, प्लेटिनम और इरिडियम, ठीक है, एलॉय से, मिश्र धातु से बना एक बेलन है। उसके वेट को, उसके मास को 1 kg माना गया। उसके मास को, नॉट वेट, मास को 1 kg माना गया। अब हम बाकी चीजों को उससे कंपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी हमारा ये जो माप, वेट, मास को मेजर करने का हमने जो हमारा सिस्टम बना रखा है, हम उससे कंपेयर करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, कंपेयर वाला काम करते हैं। तो यहां ये जो क्वांटिटी बने ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है लाइट की स्पीड का किसी मीडियम में वैक्यूम के साथ, लाइट की स्पीड का वैक्यूम के साथ, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में वैक्यूम की स्पीड के साथ, लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के साथ कंपैरिजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, बेसिक सा इसका फॉर्मूला, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। देखो भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ और सिर्फ एन से डिनोट कर सकते हैं हम, और किसी भी मीडियम के लिए निकाल रहे हैं तो उस मीडियम को हमने यहां शो कर दिया एम, किसी मीडियम के लिए निकाल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एक रेशियो है बच्चों, ऊपर भी देखो स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड। ये तो एक रेशियो है, स्पीड्स का रेशियो है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा बच्चों, इसका कोई मात्रक ही नहीं बनेगा, ऊपर भी मीटर पर सेकंड होगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा, तो कोई डायमेंशन नहीं, कोई इसका यूनिट नहीं, कोई इसकी यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। अब बात को समझना अच्छे से। अगर मैं बात करता हूं ग्लास की बच्चों, ग्लास की बात करता हूं, लाइट की, इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों Nm इज इक्वल टू C अपॉन Vm। अब ये C है लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, और Vm है बच्चों लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का उस माध्यम में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन प्रकाश का उस माध्यम में वेग, वही उस माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। समझना है अच्छे से, अब ध्यान दो। देखो, अगर मैं बात करूं लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में। अगर मैं ग्लास में लाइट की स्पीड की बात करूं, ग्लास में, तो ग्लास में इसकी स्पीड होती है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मुझसे किसी ने बोला भाई ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, और अगर मैं सिर्फ बोलता हूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो बच्चों अगर हम किसी एक मीडियम की बात कर रहे हैं ना, किसी भी एक मीडियम की ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो इट मींस मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ही बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं और किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक ही मीडियम का नाम ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा हूं। इसका मतलब आपसे मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहा हूं। कैसे निकालेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन सी क्या होता है, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लाइट की ग्लास में स्पीड क्या है बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यूनिट तो बचेगी नहीं, 10⁸ to 10⁸ कैंसिल हो गया बच्चों। अब 2 का 3 में डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया बच्चों 1.5, 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। इसका मीन क्या है? इसका मीन है बच्चों, हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि यहां से भी समझ सकते हो एक चीज, हाँ, कि भाई ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम की स्पीड की कंपैरिजन में 1.5 गुना कम होगी, ये समझ सकते हो आप। 1.5 टाइम्स कम होगी, ये भी समझ सकते हैं कि भाई किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इसकी थ्योरी, सीधा सीधा थ्योरी लिख सकते हैं हम कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। ठीक है, absolute refractive index of any medium ऐसे लिखोगे, absolute refractive index of medium
is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश के वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। बस यही थ्योरी है इसकी। अब इसका मतलब 1.5 आ गया, मतलब ये समझ लो बच्चों, हम कह सकते हैं कि 1.5 टाइम्स कम होगी लाइट की स्पीड इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। निर्वात की तुलना में ग्लास में लाइट का, प्रकाश का वेग 1.5 गुना कम होगा। ये हम समझ सकते हैं, कम होगा, कम, समझ रहे हो, कम होगा, उतने गुना कम होगा, ये समझ सकते हो। ऐसे निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? ठीक है। अब नहीं, लो क्वालिटी चल रहा है बच्चों, बिल्कुल मीडियम क्वालिटी में चल रहा है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? मीडियम क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है? क्वालिटी हाई चल रही है, आपको पता चल गया क्या? बस चलने दो, फिर चलने दो। अब देखो, ये था बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब हम मिटा रहे हैं, देखो सीधा सा याद रखो, जब किसी मीडियम को कंपेयर किया जाए, देखो कंपेयर किसको कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट को किसके साथ? वैक्यूम के साथ। अगर वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। अगर स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हो, पर एक चीज दिमाग में रखना कि ऊपर वैक्यूम आएगा, नीचे मीडियम आएगा। ऊपर वैक्यूम वाली स्पीड, नीचे मीडियम वाली स्पीड, और फॉर्मूला बन जाएगा nm इज इक्वल टू सी अपॉन वीएम। अगर मान लो मैं बोलता हूं कोई फर्स्ट मीडियम है, मेरे पास मीडियम 1 है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बच्चों n1 इज इक्वल टू सी अपॉन वी1। अगर मैं बोलता हूं कोई मेरे पास सेकंड मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों सी अपॉन वी2। ठीक है, ये तरीका है। उस मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड नीचे आएगी, ऊपर आएगी वैक्यूम में लाइट की स्पीड। अब देखो बच्चों, जब वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, जब वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वैक्यूम के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, इसीलिए वैक्यूम से ज्यादा लाइट की स्पीड किसी और मटेरियल में नहीं होती, तो वैक्यूम के साथ कंपेयर किया हमने। भाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, अब किसी और मीडियम को कंपेयर करना है। अब हम देखो, किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है ना, तो उस मीडियम में हम लाइट की स्पीड भी बता सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपको पता हो तो, जैसे वाटर की बात करें, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, वो होता है 4/3, या इसी को लिखते हैं 1.33। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है भाई NW इज इक्वल टू सी अपॉन VW। VW मीन्स वाटर, ठीक है, और VW मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जल में प्रकाश का वेग। यहां से आप निकाल सकते हो इसको, यहां से VW इज इक्वल टू हो गया C अपॉन NW। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आपका सॉल्यूशन आपके पास, आपका आंसर आ जाएगा। C की वैल्यू 3 × 10⁸ और ये कितना हो गया भाई 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। 9 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे, 4 2 8, ये बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 4 2 अगेन 8, ये आया 2, और फिर हमने एक लगाया 0, ये 5 पे गया 20, तो ये आ गया बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर में भी हम लोग लाइट की स्पीड बता सकते हैं कि लाइट की स्पीड वाटर में क्या होगी। बस याद क्या रखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। ठीक है, अब हम लोग
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे बच्चों। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, अगर हम लोग बच्चों वैक्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट का किसी मीडियम में वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर हम किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को, वैक्यूम को छोड़ दें और किसी और मीडियम के साथ करें, तो उसे कहते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, तरीका समझो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम बच्चों बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये होता क्या समझोगे आप। अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसी अदर मीडियम के साथ निकाल रहे हो, वैक्यूम के साथ नहीं निकाल रहे, किसी अदर मीडियम के साथ, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा, सुनो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरा मेन क्या है बच्चों, स्पीड को मत देखो, आप स्पीड को देखने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड देखने की जरूरत नहीं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, मैं अगर कहूं मेरे पास 100 रुपीज है और मनीष के पास 200 रुपीज है, आपसे क्वेश्चन किया जाए मनीष के पास सलमान सर की कंपैरिजन में कितने गुना मनी है, तो वो कहलाया जाएगा कि हम बोल सकते हैं भाई मनी ऑफ मनीष विद रिस्पेक्ट टू सलमान सर। यही है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, किसी के साथ रिलेट करना। अब देखो बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। अगर मैं निकालता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, या सिर्फ मैं सिर्फ लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कैसे निकाला जाता है बच्चों, हम निकाल रहे हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट को हम यहां लिखेंगे, 1 को यहां लिखेंगे। एक मिनट, हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो। चलो यार कर देते हैं। चलो ध्यान दो, अगर मैं निकाल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों n2 अपॉन n1। ठीक है, सीधा सा खेल है, स्पीड के साथ भी रिलेट करना सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लो कि भाई सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की रिस्पेक्ट में कितने गुना है, कितने टाइम्स है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष कितने गुना है, यही होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे समझोगे, अभी अभी समझाऊंगा क्या बनेगा कैसे बनेगा। देखो, इसको लिखने के तरीके सीख लो पहले। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सब तरीके लिखने के जो मैंने आपको समझा दिया। और इसका फॉर्मूला क्या बना बच्चों, आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो फर्स्ट की कंपैरिजन के साथ, फर्स्ट के साथ कंपेयर करके, तो ऊपर आ गया सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे आ गया फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट इसको इस तरीके से नहीं किया गया। इसको करने का तरीका क्या है वो भी आप समझोगे कि इसको लिखने का तरीका क्या है, समझोगे अच्छे से कि करना कैसे। देखो, इसका मेन जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम,
तो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये चीज देखो। अभी देखो क्या चीज होगा, ऊपर आएगा बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। देखो वही चीज बात समझ रहे हो, पहले ऊपर क्या था स्पीड ऑफ लाइट, पहले आप वैक्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, तो ऊपर क्या था बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप फर्स्ट मीडियम के साथ कंपैरिजन कर रहे हो बच्चों, ये चीज समझो अच्छे से। अब आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, फर्स्ट मीडियम के साथ। ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो बच्चों, फर्स्ट मीडियम के साथ कर रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन में निकाल किसका रहे हो, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाल रहे हो। लेकिन पहले वैक्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, पहले वैक्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, है ना। अब देखो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, 1। ठीक है, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है बच्चों 1.00, आई थिंक 10 और आना चाहिए, पर मैं एक बार 8 लगा देता हूं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रही, मैं देख लेता हूं बुक के अंदर अगर दिया हुआ है कहीं पे तो चेक कर लेता हूं मैं, कहीं दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया इधर, ठीक है। मेरे पास जो बुक है उसमें है नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं, बस समझा देता हूं। लगभग एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग एक जितना ही है, तो कई बार वैक्यूम की जगह एयर भी लिखा होता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें ना, जस्ट इससे पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वहां ऊपर आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एयर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ऑलमोस्ट इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, लगभग इसको 1 मान सकते हैं, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है, क्योंकि कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, बाकियों को वैक्यूम के साथ कंपेयर करना है, बस बाकियों को वैक्यूम के साथ कंपेयर करना है। तो कई बार लिखा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, तो एयर भी साथ में लगा होता है, निर्वात में या हवा में, निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग, तो कई बार वैसे भी लिखा होता है, लेकिन जो सही तरीका है वो वैक्यूम ही है, जो सही मैनर है बच्चों वो वैक्यूम ही लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखो बच्चों यहां से फॉर्मूला बनेगा ये वाला, हमारा जो रियल फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, यहां से इस थ्योरी से हम लोग इस फॉर्मूले पर पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचेंगे, अभी देखो ये चीज नोट कर लेना बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूं बाकी चीजों को मैं। अब देखो, अभी आपने देखा अगर मैं n1 निकालूंगा तो n1 इज इक्वल टू होगा बच्चों c अपॉन v1, होगा ना। तो यहां से v1 क्या होगा बच्चों, यहां से v1 हो जाएगा बच्चों c अपॉन n1, हो जाएगा ना c अपॉन n1। और यहां से अगर मैं कहूं किसी सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके दो फॉर्मूले बनाएंगे बच्चों, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक फॉर्मूला इससे भी बनता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये भी इसका फॉर्मूला बनता है और ये भी इसका फॉर्मूला बनता है। हम इस फॉर्मूले से यहां पहुंचेंगे, जो सही तरीका है, जो सही डेफिनेशन है वो ये है, हम ऐसे लिखेंगे, थ्योरी लिखना चाहो तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम will be the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium। मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अनुपात होता है प्रकाश का वेग प्रथम माध्यम में तथा प्रकाश का वेग द्वितीय माध्यम में। ठीक है, समझ गए, ऐसे लिख सकते हो कि भाई किसी सेकंड मीडियम है सेकंड माध्यम, ठीक है, किसी सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक
पहले माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये इसकी थ्योरी बनेगी। आप लोग इसको आप एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। अब देखो यहां से मैं बनाता हूं इसका फॉर्मूला। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C अपॉन V2। ऐसे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C अपॉन N2, C अपॉन N2 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं बच्चों, बाकी चीजें मिटा रहा हूं मैं। अब देखो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, N21 इज इक्वल टू होता है बच्चों V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 पहले क्या था, ऊपर देखो वैक्यूम था, पहले वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर वैक्यूम ना हो, मान लो ग्लास को वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हो, या वाटर को ग्लास के साथ कंपेयर कर रहे हो, या डायमंड को क्वार्ट्ज के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो उस समय वैक्यूम की बात नहीं हो रही। जब वैक्यूम की बात नहीं हो रही हो तब बच्चों को कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वैक्यूम के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस अब देखो यहां से N21 को मैं लिख सकता हूं V1 V2, V1 अपॉन V2। अब बच्चों V1 को क्या लिख सकता हूं, V1 को लिख सकता हूं बच्चों मैं C अपॉन N1, C अपॉन N1, और V2 को लिख सकता हूं बच्चों मैं C अपॉन N2, C अपॉन N2। इसको हम ऐसे लिख लें बच्चों, C अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन C। नीचे वाले फ्रैक्शन को मैंने क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ले लिया उसका। बच्चों देखो C से C कैंसिल हो गया, तो N21 इज इक्वल टू आ गया बच्चों N2 अपॉन N1। अब ये क्या बताता है, ये फॉर्मूला भी आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ये फॉर्मूला है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। थ्योरी आप यहां से भी बना सकते हो, थ्योरी आप यहां से भी बना सकते हो। दोनों थ्योरीज राइट है। यहां से ऐसे बनाओगे, किसी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम will be equal to the ratio of the absolute refractive index of second medium with respect to will be the ratio of absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of first medium। हाँ बच्चों फॉर्मूला सेम, मतलब फॉर्मूला बन गया। देखो सेम, क्या कहना चाहते हो दोबारा पूछो। हाँ फॉर्मूला सेम है, बस वहां वैक्यूम था, यहां मीडियम आ गया। अब देखो एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। नहीं बेटा अलग अलग बातें हो रही है ना, अलग अलग बातें। अभी हम लोग वैक्यूम की बात करेंगे तो रिलेट तो हो जाएगा एब्सोल्यूट, और हम किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं, किसी और मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं किसी मीडियम को। मान लो कोई मीडियम है हमारे पास, ये एक मीडियम, मान लो एक ग्लास स्लैब है, इसके अंदर लाइट की स्पीड को हम अगर वैक्यूम के साथ कंपेयर करें या एयर के साथ कंपेयर करें तो वो इसका कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो ये ग्लास स्लैब है और इसको मैं वाटर के साथ कंपेयर करूं, वाटर के साथ अगर कंपेयर करूं बच्चों तो पता है क्या होगा, ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वाटर के किसी और मीडियम के साथ कंपेयर करो वैक्यूम को छोड़कर तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सुनो, अब सुनो, अब देखो बच्चों N21 इज इक्वल टू होता है N2 बाय N1, और यहां से देखा आपने N21 इज इक्वल टू होता है V1 बाय V2, V1 बाय V2। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां से भी समझा सकता हूं कहां से आया ये N21। अगर आप इस थ्योरी को पकड़ते हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, अगर आप इस थ्योरी को पकड़ते हो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब सुनो कैसे, हाँ दोनों थ्योरी एक ही, दोनों थ्योरी में से कोई एक लिख सकते हो। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी एक थ्योरी एक कॉन्सेप्ट के साथ काम कर सकते हो। कैसे, देखो यहां देखो, यहां लिखा हुआ है N21 और यहां लिखा है बच्चों N2 अपॉन N1। अभी अभी आपने देखा कि N1 क्या होगा बच्चों C अपॉन V1, और N2 क्या होगा बच्चों C अपॉन V2। अगर आप इन वैल्यूज को यहां पुट करते हो बच्चों तो यहां आ जाएगा C अपॉन V2, यहां आ जाएगा C अपॉन V1। जब इसको सॉल्व करोगे C से C कैंसिल हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा V1 अपॉन V2। तो एक फॉर्मूला आपको और मिल गया, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन
V2। ये एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिल गया। अब ये इंपॉर्टेंस क्या रखता है ये अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन फॉलो करता है स्नेल लॉ को। रिफ्रैक्शन, जब भी कहीं रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, स्नेल लॉ फॉलो होगा। और रिफ्रैक्शन कहां कहां पढ़ना है? लेंस के सभी केसेस के अंदर हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। प्रिज्म पढ़ोगे तब भी रिफ्रैक्शन पढ़ोगे। तो वहां हम लोग स्नेल लॉ की हेल्प से बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझो कोई मात्रक नहीं है इसका, कोई इसका मात्रक नहीं है। अब देखो, आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कॉन्सेप्ट से भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, लेकिन पहले हम अपनी बात पर आते हैं। सुनो, अगर मैं बात करता हूं वाटर का, पहले समझ लो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.33, जिसको हम लोग 4/3 भी लिख सकते हैं, 4/3 या 1.33। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.5, या इसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब है बच्चों हमें यह पता लगाना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितने गुना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कितने गुना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ng/Nw। Ng/Nw। देखो यहां जो टर्म लिखते हैं वो यहां ऊपर आती है, यहां जो टर्म लिखते हैं वो यहां नीचे आती है। देखो 2 लिखा है इधर तो 2 ऊपर आया, यहां 1 लिखा है तो 1 नीचे आया। तो यहां G लिखा है तो G ऊपर, W लिखा है W नीचे। अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल सकते हैं 3/2, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आएगा 9/8। 9/8। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 टाइम्स होता है। मतलब ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक जल की तुलना में 9/8 गुना होता है। 9/8 गुना। एक एग्जांपल से और समझो, जैसे मान लो कोई भी एक मीडियम है, कोई भी एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, फॉर एग्जांपल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, और एक ग्लास है मेरे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो आप बताओ मुझे इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की रिस्पेक्ट में कितने गुना है? 2 गुना। तो वही इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। विद रिस्पेक्ट टू ग्लास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकता है। अगर आप अलग अलग मीडियम लोगे तो किसी एक मीडियम का, मान लो ग्लास का, आप वाटर के साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे कुछ और आएगा। ग्लास का आप डायमंड के साथ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे कुछ और आएगा। ग्लास का आप क्वार्ट्ज के साथ अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के साथ अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। तो उनके साथ आप अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा, तो अलग अलग के साथ कंपेयर करोगे तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स के साथ अलग अलग भी आ सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम उसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के साथ। तो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए फिक्स हो गया, वो नहीं बदलेगा। हां, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकता है। ऐसा सर क्यों होता है? देखो भाई बात समझो। हो सकता है, मैं एक सबमरीन में काम करता हूं, एक सबमरीन में काम करते हैं, पानी के अंदर रहती वो। अब वहां मैंने जो कैमरास लगा रखे हैं बाहर का व्यूज वगैरह लेने के लिए, तो वहां जो लेंस होगा उसको जो भी लाइट क्रॉस करेगी, उसके अंदर से पास करेगी, वो पहले लाइट कहां से आएगी? वाटर में से होके आएगी, क्योंकि सबमरीन कहां होगी? पानी के अंदर होगी। तो वहां हम लोगों को वाटर और ग्लास को कंपेयर करना पड़ता है। वही अगर हम बाहर हैं, हवा में, तो एयर में से लाइट पास कर रही है, समझ रहे हो? तो एयर के साथ कंपेयर करना पड़ सकता है। तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। और अब सुनो इसी बात को, और सुनो अच्छे से। यही था बस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका यूज क्या होगा बच्चों, समझा दूंगा। लेकिन सुनो,
अभी स्नेल लॉ को समझो। स्नेल लॉ जब भी रिफ्रैक्शन होगा, स्नेल लॉ फॉलो होगा, स्नेल लॉ फॉलो होगा, और स्नेल लॉ का प्रूफ हमको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स के अंदर, और बिल्कुल स्नेल लॉ प्रूव है। अब अगर कहते हैं कोई भी मीडियम बच्चों, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, इसको आप याद रखोगे बच्चों, स्नेल लॉ को, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल लॉ। अब देखो, जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है वो स्नेल लॉ है। और स्नेल लॉ क्या कहता है बच्चों, एक लाइट रे आई, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मान लिया ये मीडियम डेंसर है, तो लाइट रे थोड़ी बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो स्नेल लॉ फॉलो होगा यहां पर। आई अगर आप चेंज करते हो, मान लो आई, तो आर भी चेंज हो जाएगा। आई चेंज करोगे तो आर भी चेंज हो जाएगा इन दो स्पेसिफिक मीडियम के लिए। आर फिक्स नहीं रहेगा, अगर आई चेंज हो गया बच्चों तो आर भी चेंज हो जाएगा। और स्नेल लॉ की हेल्प से ही हम बता सकते हैं बच्चों कि रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, उन दो लॉज के बेस पर हम बता सकते थे कि रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी। तो स्नेल लॉ की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं बच्चों, स्नेल लॉ और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ क्या था कि भाई ये तीनों रेज, दोनों रेज इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों सदैव एक तल में होंगे, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। तो सबसे पहली बात तो हो गई तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन मींस एक टू डायमेंशनल फिगर, प्लेन एक पेपर, एक पेज, एक प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन है। तो पहला लॉ तो बताता है कि भाई एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन उस प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे होगी कहां, अपवर्तित किरण कहां जाएगी, ये हमको बताता है बच्चों स्नेल लॉ। ये इंपॉर्टेंस है स्नेल लॉ की, हम बता सकते हैं कि स्नेल लॉ कहां जाएगी, बिल्कुल बता सकते हैं। हम ये आर फाइंड करके बता देंगे इस आई के बेस पर। आई को चेंज करोगे तो आर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको और दूर कर देता हूं रे को, तो ये भी थोड़ा दूर हो जाएगी नॉर्मल से, ये भी थोड़ा दूर हो जाएगी नॉर्मल से, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बता पाएंगे कि रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी। अब स्नेल लॉ क्या कहता है बच्चों, अब स्नेल लॉ के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है हमेशा, स्नेल लॉ लगाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे स्नेल लॉ लगाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो, तो स्नेल लॉ कहता है बच्चों साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का रेशियो बच्चों, के साइन का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो अब सोचो, जब ये आई चेंज होगा तो इस पूरे साइन आई की वैल्यू चेंज होगी। मान लो पहले आई 30 डिग्री है बच्चों, और कुछ देर बाद आई मैं बोल दूं 50 डिग्री है, तो अगर 30 डिग्री होगा तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, 50 डिग्री होगा तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आई चेंज होगा बच्चों तो आर को भी चेंज होना पड़ेगा, आर भी चेंज होगा। और इस लॉ के अंदर हम देखते हैं कि ये इक्वल होता है बच्चों n21, जिस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम से आ रही है, ये n21 क्या है भाई, सेकंड मीडियम, जिस मीडियम में जा रही है, n1 क्या है, जिस मीडियम से आ रही है। लेकिन ऐसे याद नहीं रहेगा, ये मैं सिखाऊंगा कैसे लगाते हैं इसको। और इक्वल टू n2 अपॉन n1 हो गया ये, और इसी के अंदर हम इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया v1 बाई v2। जनरल जो स्नेल लॉ है हम लोग यहां से बनाते हैं, ये है स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये स्नेल लॉ है, ये है स्नेल लॉ। इससे हम लोग बना सकते हैं v1 बाई v2 बना सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, छोड़ दो।
अभी देखो बात समझो, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, N2 क्या है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, N1 क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। और इस लॉ की हेल्प से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो N1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2 इससे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N1 साइन आई, N2 साइन आर। इस चीज को देखकर मुझे एक ट्रिक दिमाग में आती है कि स्नेल लॉ को कैसे अप्लाई करना है। ये स्नेल लॉ है बच्चों, याद रखोगे, स्नेल्स लॉ। अब देखो एक चीज दिमाग में रखनी है, हमें कैसे याद रहे बार बार यार, किस मीडियम में जा रही है, किस मीडियम में आ रही है, किसका मीडियम ऊपर रखें, N1 ऊपर रखें या N2 ऊपर रखें। सबसे शॉर्ट ट्रिक देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है। हम बहुत बार स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, तो स्नेल लॉ अप्लाई करने का जो सही तरीका देखो बच्चों, याद नहीं रहता ना ऐसे कि भाई कौन सा, मान लो कोई एंगल दिया होता है इधर 30 डिग्री दिया होता है, इधर बच्चों यहां दिया होता मान लो 20 डिग्री दिया होता। अब हम कैसे याद रखते हैं भाई किस एंगल को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। इतनी कंफ्यूजन रखनी नहीं है, मैं आसान सा तरीका सिखाता हूं और देख लो, देखो कैसे लगाओगे। इस तरफ का एंगल तो आप लिखो साइन आई, लिखा आपने साइन आई। इस तरफ का एंगल है, एक तरफ का एंगल कौन है, आई, आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन आई को इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, N1 से, N1 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरफ का एंगल है उसी तरफ के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दो, उस एंगल को साइन में ले लो और उसको उसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे इस तरफ एंगल कौन है, इस तरफ दो तरफ है, देखो हमारे पास दो तरफ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरफ अलग मीडियम है, इस तरफ अलग मीडियम है, तो इस तरफ आओ। इस तरफ का एंगल क्या है, आई, तो मैंने लिखा साइन आई। अब इस वाले एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरफ वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, N1 से, और इक्वल का साइन लगाओ बच्चों। दूसरे मीडियम की तरफ आओ, इस तरफ का एंगल क्या है, साइन आर, तो साइन आर लिखा मैंने। अब इस तरफ का एंगल साइन आर हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, N2 से। ये सबसे इजी तरीका है स्नेल लॉ लगाने का, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो, अब एक एग्जांपल देखो, जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई दो मीडियम है, ये लाइट आ रही है और ये बैंड हो गई इधर, ये एंगल है 40 डिग्री, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 40 डिग्री, और ये एंगल है 50 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो बस मैं क्या करूंगा, इस तरफ का एंगल क्या है, साइन 40 डिग्री, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको N1 से, इक्वल टू इस तरफ का एंगल क्या है, 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो N2 से। ये बात समझ आई बच्चों, ये लग गया स्नेल लॉ, याद रखने की जरूरत नहीं कैसे हुआ। इसको आप वापस अगर चेंज करता हूं, देखो वापस तो क्या बनेगा, साइन 40 अपॉन साइन 50 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। देखो क्या हो रहा है, 40 क्या हो गया भाई, इस तरफ का एंगल अगर मैं मान लू रे यहां से आ रही है, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ये आई हुआ, ये आर हुआ, और N2 कौन है, सेकंड मीडियम जिसमें जा रही है, N1 जिस मीडियम से आ रही है। लेकिन हमको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, लाइट कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है कि लाइट कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। भले उल्टी जा रही होती, यहां से यहां जा रही होती, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम क्या करते, डायरेक्ट लॉ लगाते, सेम चीज आती। इस तरफ का एंगल साइन 50, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, इक्वल टू इस तरफ का एंगल साइन 40, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। समझ आ गया कैसे लगाना है स्नेल लॉ। चलो जल्दी से मुझे आप लोग बताओ इसका क्या होगा, यहां स्नेल लॉ अप्लाई करके दो मुझे, यहां स्नेल लॉ अप्लाई करके दो। अब देखो क्या बता सकते हैं हम लोग, अभी आपको बताता हूं कि हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। मान लो ये एयर है बच्चों, एयर है ये, और मान लिया हमने ये है वाटर,
ये वाटर है बच्चों, और मैंने तुम्हें बोल दिया ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। मेरी लाइट मेरी बैटरी लो हो चुकी है, बिल्कुल ऑफ होने वाला है फोन। जल्दी से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करके दो, तो कर सकते हो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताया मैंने, जल्दी बोलो। हाँ 1.33 या 4/3 लिख लो, 1.33 या 4/3। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों? 1। अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। देखो कैसे, हम इस तरफ का एंगल लेंगे पहले, चलो हमको ये निकालना है, तो इस तरफ का एंगल हो गया साइन आर। साइन आर, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, और देखो प्लीज म्यूट करके थोड़ा ध्यान दोगे। इस तरफ का एंगल क्या है? साइन आर। तो इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको एन डब्ल्यू से, इक्वल इस तरफ का एंगल कितना है बच्चों? साइन 60। इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको। चलो इसको हम 30 कर लेते हैं, इजी वैल्यू रहेगी। 30 कर लो इसको, 30 डिग्री कर लिया। अब देखो 30 मान लिया इसको, 30 डिग्री। अब साइन 30, इसी तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एनए। एनए, तो मैंने एनए इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। एन डब्ल्यू कितना है बच्चों? 4/3। ये कितना हो गया? साइन आर। एनए कितना हो गया? एनए 1 है। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। तो यहां से 4/3 को वहां शिफ्ट कर सकते हो। साइन आर इज इक्वल टू आ गया बच्चों, साइन आर इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये हो गया 3/8। 4 अपॉन में चला जाएगा ना, 1/2 इंटू 3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 3/8। यहां से हम आर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू होगी बच्चों साइन इनवर्स 3/8। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आर की वैल्यू निकल सकती है। देखो अभी निकालते हैं कैलकुलेटर से, अभी का भी निकाल देते हैं। देखो अभी निकाल देते हैं कैलकुलेटर से, सॉल्व कर देते हैं इसको। कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है बीच में, ठीक है? क्योंकि अभी 1 मिनट। साइन इनवर्स 3/8, 3/8 0.38 डिग्री में, डिग्री में चाहिए, डिग्री में 22.0 डिग्री, 22.02 डिग्री निकल गया आर का मान बच्चों। हम ये बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी, स्नेल लॉ की हेल्प से। समझ आई स्नेल लॉ की? देखो 22.02 डिग्री, समझ आई स्नेल लॉ की इंपॉर्टेंस? हम बता हम बता सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ जाएगी, क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है वाटर का। इज इट क्लियर बच्चों? ये बात समझ आ गई? तो ठीक है, आज के लिए बस बहुत है, बैटरी भी लो हो चुकी है, स्विच ऑफ होने वाला है फोन। ओके, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक चीज अभी जाना नहीं, एक चीज और छोटी सी चीज कर लेता हूं डिस्कस में आपसे, बस देख लो, ये भी देख लो। तो पूरा स्नेल लॉ क्या है बच्चों? पूरा स्नेल लॉ याद रखोगे, पूरा स्नेल्स लॉ है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। इसको आप n2 1 लिख सकते हो, और यहां आ गया v1/v2। और आगे देखो बच्चों, आगे आ जाता है बच्चों λ1/λ2। वेवलेंथ चेंज हो जाती है बच्चों, वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी, किसी वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रही। और हम जानते हैं लाइट की स्पीड बदल जाती है, ये नहीं बदल रही, सिर्फ ये बदल रहा है, मतलब वेवलेंथ बदल रही है, मतलब ये चेंज हो रही है। ठीक है, तो v1 की जगह लिख सकता हूं बच्चों में फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, v2 की जगह लिखता हूं फ्रीक्वेंसी इंटू λ2। f से f कट गया, तो क्या मिल गया आपको? λ1/λ2। ये भी स्नेल लॉ का पूरा पूरा स्नेल लॉ यही है। ठीक है, वैसे स्नेल लॉ सिर्फ इतना है, बाकी सारे फॉर्मूले, बाकी सारे फॉर्मूले इससे बने हैं, हमने बाकी सारे फॉर्मूले बनाए हैं। जहां भी स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो सिर्फ इतना ही स्नेल लॉ अप्लाई करोगे, और शॉर्टकट तरीका मैंने सिखा दिया स्नेल लॉ अप्लाई करने का। और आगे से जब भी स्नेल लॉ लगाऊंगा मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, आप देख लोगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय, गुड बाय। और आयुष क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया, क्लास कंटिन्यू लगा रहा है क्या तू? समझ आ रहा है तेरे को? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, गुड बाय।